नमस्कार। द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पिनमेन माहेश्वरी, जाना माना नाम है इस बेल्ट का। आप आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं, आर्थोपेडिक एसोसिएशन बरेली के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं। डॉक्टर साहब कई भूमिकाओं में हैं और व्यस्त हैं और इस तरह के कामों में भी दिलचस्पी लेते रहते हैं जो जन सेवा से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। डॉक्टर साहब, अगर देखें तो चूँकि आप आर्थोपेडिक सर्जन हैं, जैसे एक समस्या बुढ़ापे में, जैसे हम 50+ की बात करें तो सभी के साथ, ज़्यादातर के साथ आती है कि घुटनों के दर्द की शिकायत उन्हें शुरू हो जाती है। अगर हम इसका कोई समाधान, एक तो ये है कि घुटने बदलवा लीजिए उस टाइम पर, अगर हम इस समस्या से बचना चाहें तो 50+ से पहले हमें क्या करना होगा? घुटनों के दर्द को हम लोग आर्थराइटिस या गठिया बोलते हैं एक सामान्य भाषा में, और ये एक सामान्य सी परेशानी जो आपको प्रत्येक परिवार में घुटनों के दर्द के रोगी मिल जाएंगे। अभी पहले तो घुटनों के दर्द की वजह से लोग बाग बिल्कुल बहुत परेशान रहते थे, इलाज नहीं हो पाते थे और एक बड़ी असहाय सी ज़िंदगी उनकी हो जाती थी। लेकिन अभी आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स के अगर एडवांस स्टेज है तो सर्जरी के द्वारा आर्थराइटिस को ट्रीट किया जा सकता है। तो अभी बहुत बढ़िया नए नए शोध होते रहते हैं, मेडिकल जो फील्ड है उसमें नई नई रिसर्च होती रहती हैं, और उसके वजह से हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति, यूजुअली क्योंकि ये बुढ़ापे की बीमारी है तो 50 से 60 साल की उम्र के बाद लोगों को घुटनों के दर्द की परेशानी शुरू होती है। लेकिन आजकल के खान पान, स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत भागम भाग वाली जो ज़िंदगी होती है उसकी वजह से लोगों को 30-35 साल में ही घुटनों के दर्द शुरू हो जाते हैं। इस तरह के केस आ रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, और स्पेशली अभी बहुत सारे लोग एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनको धूप नहीं मिल पाती है। अपने घर में से उठे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से बैठ के वो एयर कंडीशन ऑफिसेज में काम करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और वो कमज़ोर हड्डियाँ घुटनों में दर्द करने लगती हैं। तो अगर थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, कुछ मेडिसिन्स पहले से ही शुरू कर दी जाए, महिलाओं में जो उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पहले से देखते हुए उनका इलाज शुरू कर दिया जाए तो उनमें गठिया नहीं होगी, आर्थराइटिस नहीं डेवलप होगी। तो अभी वैसे भी सरकार का ये एक जो हमारा प्रयास ये रहता है कि पेशेंट्स का बचाव हो जाए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो किसी प्रकार अगर हम 50 साल तक से पहले अपने घुटनों को सेव कर सकते हैं, घुटनों की अच्छी से उनकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, तो वो घुटने कम खराब होंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से लोग बाग अपनी दवाई से, व्यायाम से, खान पान की हैबिट्स को चेंज करने के हिसाब से अपने घुटनों को खराब होने से बचा सकते हैं। घुटने जब ख़राब हो जाते हैं और बदलने की बात आती है तो बरेली में भी ये शुरू हो चुका है कि घुटना ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी लोगों की ज़ुबान पे नाम जो है वो हायर स्टेशन का चढ़ा है, कि वो ज़्यादातर, उनको मैंने सुना है कि वो ये कहते हैं कि कोई अलीगढ़ की बात करता है, दिल्ली या फिर और इस तरह के स्टेशन की। तो बरेली में ये किस तरह, जैसे अगर हम देखें तो सुविधा जो है वो, देखिए बरेली एक बड़ा मेडिकल हब है, नो डाउट। देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी दोनों से 250-250 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और जिसकी वजह से बरेली के डॉक्टरों की मेहनत की वजह से ये स्टेशन आज एक मेडिकल हब बन के आया है। 3 बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, करीब 300-350 बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और जो सिर्फ बरेली ही नहीं, बरेली के आसपास शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, नेपाल, लखीमपुर खीरी, कितना दूर का पहाड़ का सारा मरीज़ यहाँ पे इलाज कराने आता है। डॉक्टर साहब एक बात और भी देखने में आई है, जैसे आपने कहा कि ये हब है, एक हब बन गया है कि जहाँ के बहुत बहुत दूर के नेपाल तक के मरीज़ इधर आते हैं। लेकिन फिर भी अभी हम जैसे दिल्ली की बात करें या और इस तरह के शहरों की बात करें जो देश के बड़े शहर कहलाते हैं, तो अभी भी हमें बहुत, जब कोई गंभीर मामला आता है या गंभीर रोग होता है तो आपके यहाँ से भी होता होगा और दूसरे हॉस्पिटल से भी, कि दिल्ली या लखनऊ के लिए रेफ़र करते हैं। तो वो दिन कब आएगा कि जब हम इन मरीज़ों का इलाज भी बरेली में ही कर सकें? वो दिन आ चुका है साहब, मैं आपको बताऊं। आज से करीब 5 से 6 वर्ष पहले, आप 2014 या 15 की बात करें, बरेली से लगभग 7 से 8 मरीज़ों को प्रतिदिन दिल्ली या हायर सेंटर के लिए हमें रेफ़र करना पड़ता था, क्योंकि सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आज वो आंकड़ा
बहुत कम हो चुका है। कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा सिक होता है, कोई मरीज़ बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होता है, तब उसको एक बहुत सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए कहीं दिल्ली वगैरह जाना पड़े तो बात अलग है। अदरवाइज़ बरेली में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। और एक आंकड़े के अवसर देखेंगे तो इस वक्त आप समझिए महीने में 30 मरीज़ भी बरेली से बाहर के लिए रेफ़र नहीं होते होंगे। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से फैसिलिटीज़ आ रही हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इससे इलाज भी महंगा हो रहा है। तो क्या अगर हम देखें तो जो अमीर मरीज़ हैं वही बच सकते हैं इस इलाज से, या कोई एक ऐसा तरीका भी बन सकता है कि जब फैसिलिटीज़ हैं मौजूद तो गरीबों को भी उसका फ़ायदा पहुँचे? नहीं, बिल्कुल इलाज महंगा नहीं हो रहा है। आप बरेली में उपस्थित मेडिकल सर्विसेज को आप किसी मेट्रो सिटी से कंपेयर करिए। आप दिल्ली के इलाज का खर्चा देखिए और बरेली के इलाज का खर्चा देखिए, आधे से भी कम खर्च में मरीजों को वो इलाज अपने घर में मिल जाता है। अगर आप किसी पीलीभीत और बदायूं के मरीज से ये एक्सपेक्ट करें कि वो दिल्ली जाकर इलाज कराए, उस खर्च को आप कंपेयर करें बरेली से, तो वो आधे पैसों में वो मरीज़ यहाँ ठीक हो सकता है। और इसीलिए गरीब मरीजों के लिए इस वक्त तो मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई गई है, वो एक बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और मैं आपको बड़ी खुशी से ये बताना चाहूँगा कि आयुष्मान योजना में सबसे ज़्यादा इलाज उत्तर प्रदेश में पूरे देश में हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में बरेली जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभार्थी आयुष्मान योजना के बरेली में ऑपरेशंस या उनके इलाज हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बरेली ज़िले में आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराने वालों का नंबर देश में सबसे ज़्यादा है। देखिए निःशुल्क है, लेकिन अगर हम देखें डॉक्टरों के जो पर्चे पहले कम पैसे लेते थे अब वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो ऐसे थे जिन्होंने कोविड के दौरान ही अपनी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली, और पहले पर्चा 7 दिन का बनता था, अब 4 दिन का बनने लगा। तो एक तरह से महंगा तो हुआ ही। कोविड मैनेजमेंट आप देखिए, कोविड एक ऐसी महामारी के रूप में आया कि जब सारी दुनिया बंद थी, सारे बाज़ार बंद थे, रेल बंद थी, बस बंद थी, होटल बंद थे, पिक्चर हॉल बंद थे, बाज़ार बंद थे, तब भी सिर्फ अस्पताल खुले हुए थे। और उन अस्पतालों में सर्विस करने के लिए कौन लोग आते हैं? आदमी लोग ही आते हैं। तो जो आदमी सपोज़ 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे काम करता था, उस व्यक्ति को कोविड के दौरान इलाज करने के लिए अस्पतालों या डॉक्टर को 10,000 रुपये पे नहीं, उसने उससे अधिक पेमेंट पे काम किया अपना। नहीं, जैसे हालात नॉर्मल हुए कोविड के बाद, जैसे दूसरी लहर आई तो उसके बाद हालात नॉर्मल हुए अब, लेकिन फीस तो उतनी ही रही। नहीं, बहुत से पेशेंट्स जो थे उस वक्त बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा हुआ कि क्योंकि वहाँ पे मैन पावर को अरेंजमेंट करना था तो उनके पैसे कहीं बड़े होंगे, लेकिन ये भी मान के चलिए उन्हीं अस्पतालों ने इतनी मुश्किल समय में उन लोगों को सर्विसेज दी। अगर यही अस्पताल आप समझिए, अगर हम कहीं ना कहीं दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली में क्या हुआ, जहाँ की कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं, लेकिन दिल्ली जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में या बरेली में नहीं आई। यहाँ पे सभी लोगों का इलाज हुआ। दिल्ली जैसी महामारी या हाय नहीं मची बरेली में, परेशानी आई लेकिन उन लोगों का मैनेजमेंट हुआ। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खर्च का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और अभी हम अपने अस्पताल की बात बता रहे हैं कि कोविड के दौरान जो हम लोगों के एक्सपेंसेस बढ़े थे, जैसे ही चीज़ें सामान्य हुई हैं वो कम हो गए। जन औषधि केंद्र खोले गए सरकार की तरफ से। कोई भी व्यक्ति अपनी जो दवाई डॉक्टर लिख रहे हैं वो उसको कहीं से भी खरीद सकता है। जन औषधि केंद्रों पे ये जो दवाइयाँ जो नॉर्मल रेट पे बाज़ार में मिलती हैं, वहाँ से 50 to 70% कम पैसों में मिल सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, कई डॉक्टरों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने पैसे बढ़ाए लेकिन उन्होंने फिर कम नहीं किए। जैसे यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कुछ बच्चों के ऐसे डॉक्टर हैं कि उन्होंने अगर कोविड में पैसे बढ़ाए तो फिर उनके उतने ही बढ़े रहे। तो मेरे कहने का इसके पीछे तात्पर्य ये है कि जिससे आप IMA के अध्यक्ष भी रहे हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी हॉस्पिटल में मरीज़ों के तीमारदार कुछ गड़बड़ करते हैं तो IMA आगे आ जाता है। उसमें उसने एक व्यवस्था भी बना रखी है कि अगर तोड़ फोड़ करेंगे तो पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो जाती है सीधे। तो कभी कोई इस तरह का प्रयास IMA की तरफ से नहीं हुआ कि जो ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं? देखिए, इससे ये भी है ना कि जो डॉक्टर की गरिमा है उसको वो भी दांव पर लगती है। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है कि कहीं किसी हॉस्पिटल में हंगामा हुआ और ये जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि तीमारदारों ने ये गलत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डॉक्टर को लेकर भी वो सवाल खड़ा होता है कि जो एक गरिमा हुआ करती थी वो कहीं कम हुई है। ये गरिमा क्यों कम हो रही है? किसी डॉक्टर को तो अपने मरीज से लड़ने का शौक नहीं होता। अगर वहाँ कोई झंझट हो रहा है उसका रीज़न पता करिए।
कोई मरीज़ जो अपने अस्पताल, जो कोई डॉक्टर अपने अस्पताल में 100 मरीज़ों का, 50 मरीज़ों का इलाज कर रहा है, उसको क्या शौक़ हो सकता है कि वो किसी मरीज़ के परिजनों से लड़ेगा? आपको उसका रीज़न पता करना पड़ेगा, कारण पता करना पड़ेगा क्या है। और मैं यहाँ यह भी कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर जो अपने स्टाफ को लेके वहाँ बैठा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके स्टाफ के साथ मारपीट हो, तोड़ फोड़ हो। हम लोग भगवान तो है नहीं, ईश्वर, अगर हम ईश्वर होते तो हम किसी के भी प्राण कभी भी नहीं जाने देते। लेकिन मरीजों में एक ये तो रहता है कि वो आपको इस तरह का दर्जा देते हैं। नहीं, क्यों देते हैं? सरकार डॉक्टरों को भगवान नहीं मानती, सरकार उनके ऊपर कमर्शियल टैक्सेस लगाती है, कमर्शियल एक्ट्स लगाती है, सरकार उनसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस करती है उनके ऊपर, मरीज उनके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस करते हैं नहीं करते? तो जब वो मरीज खुद अपने आप को कंज्यूमर मान रहे हैं तो सरकार उस डॉक्टर को एक व्यापारी मान रही है। आप समझिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो और वो उसके ऊपर कंपनसेशन मांग रही है, तो कहाँ भगवान रह गए डॉक्टर? नहीं, मेरा कहना ये था जैसे एसोसिएशन अगर है तो उसके जिम्मे तो सारे काम होने चाहिए ना, कि जो अच्छा पक्ष है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। आईएमए कोई ऐसा पक्ष है जिससे कि आईएमए तो बहुत कुछ करती है। आप आईएमए में जाके देखेंगे, आईएमए में प्रतिदिन एक चैरिटेबल क्लिनिक चलता है। उस चैरिटेबल क्लिनिक में प्रतिदिन करीब 150-160 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 10 रुपए के पर्चे पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है। आईएमए के द्वारा थैलेसीमिया के बच्चों को हर महीने करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को ब्लड डोनेट किया जाता है। तो आईएमए इतना, आप लोगों को मालूम भी है किसी को कि आईएमए कितना बड़ा कल्याणकारी काम करती है? जहाँ छोटी मोटी कोई खबर होती है वो भी निश्चित रूप से मरीजों की वजह से होती है, कि कोई किसी डॉक्टर को शौक नहीं होता अपने पेशेंट के साथ कोई मिसबिहेव करे। मेरा कहना असल में ये नहीं, मैं कोई डॉक्टरों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी आती होंगी आईएमए के संज्ञान में कि जिसको उसमें नोटिस लेने के बाद अगर कहीं, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर के स्तर से कोई लापरवाही हो रही है, तो जब आईएमए अगर मान लीजिए डॉक्टरों के साथ खड़ा हो रहा है, तो जहां डॉक्टरों से गलती हो रही है तो वहां भी थोड़ा सा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और उसके लिए सिर्फ आईएमए ही नहीं, आईएमए भी अपने उस सदस्य को मजबूर करती है कि वो अपनी गलती को माने। साथ साथ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल का सदस्य भी हूँ, तो कोई भी व्यक्ति उसको प्रशासन को रिपोर्ट कर सकता है, उसको सीएमओ को रिपोर्ट कर सकता है, उसको आईएमए को रिपोर्ट कर सकता है, या मेडिकल काउंसिल में रिपोर्ट कर सकता है। और गलती अगर उस डॉक्टर की साबित होती है तो निश्चित रूप से उसको सजा भी दी जाती है। अच्छा, जैसे किसी मरीज को या तीमारदार को कोई डॉक्टर शिकायत है तो वो आईएमए में किस तरह से आ सकता है वो लेकर शिकायत? जैसे किसी के घर में झगड़ा हो जाए और वो पुलिस के यहाँ जाता है, जैसे किसी के कोई चोरी हो जाए और वो उसको कोई परेशानी होती है तो वो कहाँ जाता है? वो प्रशासन के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है, या उससे संबंधित अधिकारी के पास जाता है। ऐसे ही यदि किसी को किसी डॉक्टर से परेशानी है तो वो निश्चित रूप से अपना पक्ष उस संबंधित अधिकारी को, आईएमए के अध्यक्ष को, सीएमओ को, या फिर डीएम को, जिलाधिकारी को कहीं भी दे सकता है। डॉक्टर साहब, प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है, चिकित्सा का क्षेत्र में इस वजह से ज़्यादा है कि कोविड आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं। तो इस प्रतिस्पर्धा का जो फ़ायदा है वो मरीजों को पहुंच रहा है या इसका नुकसान हो रहा है? देखिए, जहाँ कहीं भी प्रतिस्पर्धा होगी वहाँ पर आपको अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपनी सर्विसेज को और बेहतर करना पड़ेगा। आप पहले की अपेक्षा आज से 5 साल 7 साल पहले अगर जो सर्विसेज की क्वालिटी देखेंगे, आज हर अस्पताल में वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए हो रही हैं। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे चेक्स और स्टैंडर्ड्स हैं, और अस्पतालों ने भी अपने यहाँ पर स्टाफ का जो ट्रेनिंग है, डॉक्टर्स की जो क्वालिफिकेशंस है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट है, जो भी वहाँ से एफ्लुएंट्स निकलते हैं उनकी तरीके हैं, या जो जांच करने के तरीके हैं, जो जांचें होती थी जिस तरीके से, ये सब चीज़ें सारे अस्पतालों ने बढ़ाई हैं। और इसलिए इस कंपटीशन का फ़ायदा निश्चित रूप से जनता को ही मिलने वाला है। अगर कोई अस्पताल बहुत साफ़ सुथरा होगा तो 10 मरीज़ वहाँ पर होंगे तो वो 10 के 10 स्वस्थ होकर जाएंगे, और कोई हॉस्पिटल बहुत गंदा होगा तो हो सकता है उस 10 में से 5 मरीज़ ही अच्छे होकर जाएंगे। इसमें ये होड़ नहीं होगी कि ज़्यादातर ये सोचें हॉस्पिटल के हम मरीज़ों को अपनी तरफ खींच लें? नहीं, मरीज़ों को कोई भी अस्पताल किसी मरीज़ को खींच कैसे सकता है? अपनी सर्विस देकर। जी, कोई भी मरीज़ अपनी मर्जी से ही तो हॉस्पिटल्स या डॉक्टर को चुनता है।
कोई भी पेशेंट की अगर कोई बीमारी होगी, किसी को हार्ट की बीमारी होगी, किसी को पीलिया होगा, किसी को हड्डी टूटेगी, तो वो अपनी चॉइस से अपने अस्पताल तक जाता है। उसमें खींचना शब्द का प्रयोग तो यही है कि हम अपनी सर्विस इतनी अच्छी कर लें कि हमारे पास मरीज़ अच्छे से अच्छे इलाज के लिए आए। अगर किसी पेशेंट को आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाना होता है मेडिकल साइंसेज के लिए दिल्ली के लिए, तो वो अपनी चॉइस से वहाँ जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट किसी मरीज को खींचता थोड़ी है। देखिए उनकी देखिए एक रेपुटेशन। मैं दूसरी बात कर रहा था, जैसे कई हॉस्पिटल, जैसे आप कोविड की बात करें तो एक हॉस्पिटल को लेकर आपने भी नाम सुना होगा। उस हॉस्पिटल को लेकर ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि उनके अपने ऐसे लोग छूटे हुए हैं कि जो मरीज़ों को किसी तरह से वहाँ ले जाते हैं, कि जैसे कुछ एक रैकेट हर जगह, हर ज़िले में अगर हम बात करें तो चाहे वो कारोबार हो या फिर चिकित्सा भी एक कारोबारी है अगर हम देखें तो। देखिए आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। आपने कारोबार की बात करी तो आप इस पर व्यापारियों पे भी निशाना बना रहे हैं। तो जहाँ कहीं यही मीडिया का रोल आता है कि वो उस चीज़ को देखें, खोलें, या मैं कहता हूँ सामान्य जनता को भी, किसी को कोई परेशानी आती है, रैकेट की बात होती है, व्यापार में आपको लगता है कि कहीं कोई इस तरह के रैकेट्स चलते हैं या कारोबार मेडिसिन में कोई चलता है, तो उसको ओपन करिए, उसको पता लगाइए, और उसमें हम आपको ये आश्वासन दे सकते हैं कि भाई ऐसे यदि कोई कहीं चीज़ गलत हो रही होगी, उसमें रोकने का काम, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, हम उसमें सहयोग करेंगे लोगों का। लेकिन वो सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं लेकिन कभी भी वो सामने नहीं लाई जाती। अब वो हंगामा क्यों होता है वहाँ पर या किस वजह से हो सकता है, इसके बारे में तो पता करिए। साहब आप नहीं हंगामा, देखिए आप तो चूँकि खुद डॉक्टर हैं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं कि जो डॉक्टर नहीं हैं, वो सिर्फ इसमें कारोबार के लिए आए हैं। जैसे आपका ये हो सकता है तो कि मरीज जब डॉक्टर नहीं है तो मरीज उनके इलाज कराने क्यों जाते हैं? तो वो तो फिर उसको कारोबार की तरह से कर रहे हैं ना, कि उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, तमाम डॉक्टरों की सेवाएं ले ली और इलाज कर रहे हैं मरीज। ऐसे तो सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते ही हैं। आप मान के जाइए, आप दिल्ली जाएंगे तो फोर्टिस हॉस्पिटल किसी डॉक्टर का अस्पताल नहीं है, मैक्स हॉस्पिटल किसी डॉक्टर का अस्पताल नहीं है, और ये सब वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, है ना। तो ऐसे ही बरेली में भी बहुत बड़े बड़े कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके मालिक डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो ये हमेशा पेशेंट की चॉइस होती है कि वो किस दुकान पर जाकर अपने कपड़ा खरीदे, किस मास्टर से अपने बच्चों को पढ़वाए, किस स्कूल में अपने बच्चों से पढ़वाए, किस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराए। तो ये तो हमेशा मार्केट में जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, उसकी चॉइस है कि वो कहाँ पर जाकर अपना इलाज कराए। आपने डॉक्टर प्रेमेंद्र महेश्वरी को सुना, उन्होंने दोनों ही पहलू जो तस्वीर के हैं उनको ठीक से रखा है। ये भी बताया है कि अगर तीमारदार संतुष्ट नहीं हैं तो वो IMA में आकर शिकायत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।